हेलो फ्रेंड, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है नील नोट्स में। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जुवेनाइल जेजे एक्ट 2015 के वन लाइनर जो क्वेश्चन आंसर थे उनका पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने सेक्शन 20 तक देख लिया था। और इस पार्ट 2 में हम उसके आगे बढ़ेंगे। ये पार्ट 2 वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 पे आखिरी है। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी सारे इम्पोर्टेंट एक्ट हैं, चूँकि मैंने ये फील किया जब मैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के लिए वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था, तो मैंने ये फील किया कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। और काफ़ी ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, आईपीसी और भी कई जो जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस में जिससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उनके लिए भी वन लाइनर क्वेश्चंस आपके सामने लाया जाए। खैर, वो आगे की बात है और मैं धीमे धीमे कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने जल्द से जल्द मैं सारे वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज पे सारे सब्जेक्ट्स के लिए ले आऊं। तो अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम नीलमणि त्रिपाठी है और ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं इसका पीडीएफ आप मेरे ही टेलीग्राम चैनल नील नोट्स, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, में पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच काइंड ऑफ सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट कैन नॉट बी पास्ड अगेंस्ट अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो जेजेबी या चिल्ड्रन कोर्ट किस तरह का सेंटेंस नहीं पास कर सकता है, ये पूछ रहा है। तो कोई भी नहीं पास कर सकता है सेंटेंस ऑफ डेथ और फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज, ये नहीं पास किया जा सकता। ये सेक्शन 21 में दिया गया है जेजे एक्ट के। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ दिस एक्ट, विच काइंड ऑफ ऑर्डर कैन नॉट बी पास्ड अगेंस्ट एनी चाइल्ड। अब सेक्शन देखिए 22 के बारे में पूछ रहा है, ये 21 खत्म हो चुका है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। नो ऑर्डर कैन बी पास्ड अगेंस्ट एनी चाइल्ड रिगार्डिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड कंडक्ट, जो कि सीआरपीसी के चैप्टर 8 में जिसका प्रोविजन दिया गया हुआ है। तो इसका प्रोविजन क्या है? सेक्शन 2, रीड विद द चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी 1973। Whether joint proceeding may be conducted against a child in conflict with law with a person who is not a child? No, never. चाइल्ड देखिए, चाइल्ड का आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल क्या रहता है, बेस्ट इंटरेस्ट टू चाइल्ड होना चाहिए कोई भी डिसीजन। तो वो जब आप किसी दूसरे पर्सन, एडल्ट पर्सन को मिक्स कर देंगे या ज्वाइंट प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ज्वाइंट प्रोसीडिंग नहीं होती है। ये सेक्शन 23 में जेजे एक्ट 2015 में दिया गया है। What is the special provision in respect of pending cases, date of commencement of this act? So all the proceeding in respect of child alleged or found in conflict with law pending before board or court यानी children court on the date of commencement of this act shall be continue in that board or court if this act is not been enacted। यानी कि जो पहले से ही है pending, उनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा। ये सेक्शन 25 इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को मना करता है। रिगार्डिंग व्हाट सब्जेक्ट्स मैटर टू whom चाइल्ड वेलफेयर कमेटी shall submit a quarterly report. A child welfare committee shall submit a quarterly report on nature of disposal of cases pendency cases to district magistrate for review of pendency of the cases। देखिए, जेजे एक्ट जो था, आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि जेजे एक्ट क्वार्टरली रिपोर्ट जो देता है वो कहाँ देता है? वो देता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या सीजीएम को। लेकिन CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वो देता है आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम को। उसका काम है एडॉप्शन देखना, जो अबेंडन चाइल्ड हैं उनकी केयर एंड नीड एंड प्रोटेक्शन की व्यवस्था करना। इन दोनों का नेचर अलग है। हुज प्राइम ऑब्जेक्टिव शैल बी रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन। तो रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड शैल बी प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी चिल्ड्रेन होम स्पेशलाइज
एडॉप्शन एजेंसी एंड ओपन शेल्टर। ये सेक्शन 40 की सब क्लॉज 1 में दिया है। देखिए, जब मैं इस लेक्चर को, ऑब्वियस है कि मैं डिटेल में इस एक्ट को आपको जब पढ़ाऊंगा तो इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि चिल्ड्रन होम, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी और ओपन शेल्टर का अलग अलग क्या काम। What does the term restoration and protection of children means? तो the term restoration and protection of children means the restoration of two parents, adoptive parents, foster parents, guardian, fit person जो कोर्ट या जेजेबी डिसाइड करे। रिस्टोरेशन मतलब लौटाना, प्रोटेक्शन मतलब उसकी चिल्ड्रन की सुरक्षा करना। तो इन सब के मध्य जिम्मेदारी होती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है इन लोगों के ऊपर कि ये रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इनके लिए हो। सेक्शन 40 का ये एक्सप्लेनेशन कहता है, इफ एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ इंस्टीट्यूशन हाउसिंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 ऑफ दिस एक्ट, जिसमें कहा जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना, देन हिज कन्विक्शन फॉर व्हाट पनिशमेंट ही शैल बी लाइबल, तो अप टू 1 ईयर एंड फाइन नॉट लेस देन 1 लाख रुपी एंड बोथ। ये सेक्शन 42 में दिया गया हुआ है। इवन 30 days डिले अप्लाइंग द रजिस्ट्रेशन शैल बी कंसिडर एज ए सेपरेट ऑफेंस। ये मान लीजिए, देखिए नोट दिया गया हुआ है स्पेशलाइज्ड कि अगर केवल 30 days, मतलब इवन नहीं है, एवरी 30 days, मतलब अगर मान लीजिए कि आपने 30 days नहीं कराया और उसके बावजूद फिर आपने नहीं कराया, तो ये सेपरेट ऑफेंस आप करते जा रहे हैं, एक के बाद एक दूसरा ऑफेंस, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है किसी CCI का, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का। वेदर अंडर दिस एक्ट फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर प्रोविजन राइट of Children Free and Compulsory Education Act 2009 shall apply? Yes. तो ये अप्लाई होगा। मीन्स राइट टू एजुकेशन, इस एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट का अम्ब्रेला है। ये एक्ट राइट टू एजुकेशन के अम्ब्रेला में आता है और राइट टू एजुकेशन इस एक्ट के प्रोविजन पे अप्लाई होता है। ये बताता है सेक्शन 53 का सब क्लॉज एंड 3 प्रोविजो। Under which section of Juvenile Justice Care and Protection Children Act prohibition on disclosure of identity, मतलब आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते आइडेंटिटी का जिसका JJB के सामने या चिल्ड्रन कोर्ट के सामने इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा है, हैज़ बीन प्रोवाइडेड। तो ये अंडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 74 ऑफ दिस एक्ट प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। ये आपके सेक्शन 74 के सब क्लॉज 1 में दिया गया है। अंडर सेक्शन 74 ऑफ दिस एक्ट, हु हैज़ बीन इम्पोर्ट टू ऑर्डर फॉर डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अंडर सेक्शन 74 ऑफ दिस एक्ट, आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी, have been impelled to order in writing with the region of disclosure of identity of children in the best interest of the children। मतलब वो डिस्क्लोजर कर सकती है आइडेंटिटी कौन, CWC एंड JJB, अगर वो मानती हैं कि बेस्ट इंटरेस्ट में है चिल्ड्रन के। ये आपका सेक्शन 74(1) प्रोविजो कहता है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ गए। इफ एनी पर्सन मीडिया contravenes the provision of section 74 subclause 1 of this act, disclose the identity of child in conflict with law or child need and care and protection without the permission of JJB and CWC, then for what punishment the person contravening such provision shall be liable। तो देखिए, अगर कोई मीडिया हाउसेस है या कोई पर्सन है जिसने डिस्क्लोज कर दिया किसी बिना, विदाउट एनी प्रायर परमिशन के JJB के, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट मैक्सिमम उसको दी जा सकती है। तो उसके लिए पनिशमेंट है मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और
फाइन अप टू 2 लाख रुपीज और बोथ। सेक्शन 74 का सब क्लॉज 3। देखिए, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जेजेबी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला वो बात करता है किसके बारे में, पहला वो जुवेनाइल के बारे में, दूसरा वो बात करता है चिल्ड्रन इन नीड इन केयर एंड प्रोटेक्शन के बारे में, और तीसरा पार्ट उसका बात करता है कि क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के बारे में। तो यहाँ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के बारे में हम लोग पहुँच चुके हैं। इफ एनी पर्सन एम्प्लॉयज और यूजेज एनी चाइल्ड फॉर बेगिंग कॉज एनी चाइल्ड टू बेग, then punishment shall be liable, imprisonment 5 years and fine and 1 lakh rupees। मतलब 5 साल और 1 लाख रुपए के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है अगर भीख मांगने के लिए किसी बच्चे का प्रयोग किसी पर्सन ने किया। इफ एनी पर्सन फॉर पर्पज ऑफ बेगिंग एम्प्यूट्स और मेनी, मतलब उसका एम्प्यूट कर देता है, कोई अंग काट देता है या उसको अपाहिज बना देता है, देन व्हाट पनिशमेंट कैन बी इम्पोज्ड on him, तो rigorous imprisonment up to 10 years which shall not be less than 7 years and fine of 5 lakh rupees। section 76(1) का provision। if any person gives cause to be given any child any intoxicating liquor, narcotic drug, tobacco product or psychotropic substance except on the order of duly qualified medical practitioner, then for what punishment shall be liable। तो इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर एंड फाइन अप टू 1 लाख रुपीज, ये सेक्शन 77 कहता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार किसी एक बच्चे को दारू बेच देता है, या कोई एक पान लगाने वाला किसी एक बच्चे को गुटखा बेच देता है, या कोई भी ऐसा नार्कोटिक ड्रग बेच देता है जो जो उसको नशा करता है, और गुटखा भी, तो उसको कितने साल की सज़ा देने का प्रोविज़न है, तो उसको सज़ा देने का प्रोविज़न है अप टू 7 ईयर्स, या उसके ऊपर 1 लाख रुपए लग सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। फिर भी बच्चे आजकल मैं देखता हूँ कि सिगरेट पी रहे हैं, टोबैको प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लिकर यूज कर रहे हैं। यानी कि इन सब एक्ट का सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, या इसकी जानकारी हो सकता है दुकानदार को भी उतनी ना हो। इफ एनी पर्सन यूजेस चाइल्ड फॉर वेंडिंग, पैडलिंग, कैरिंग, सप्लाइंग, स्मगलिंग इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, देन व्हाट वाज द पनिशमेंट ही शैल बी लाइबल। मतलब चाइल्ड का यूज वो इतने के लिए करता है, कैरिंग, सप्लाई, बेचने के लिए, स्मगलिंग करने के लिए, ये नशों का, जिसमें इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, तब कितना होगा, तब होगा रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर, मैक्सिमम ये है पनिशमेंट, एंड फाइन अप टू 1 लाख। सेक्शन 78 ये कहता है। नाउ इफ एनी पर्सन ostensibly engage child keep him in bondage for the purpose of, मतलब बॉन्डेज लेबर की तरह यूज करना, या withhold his earning, uses such earning for his own purpose, then how much punishment can be imposed by him। तो rigorous imprisonment 5 year and fine of 1 lakh rupees। देखिए यहाँ सब में एंड है, ये याद रखिएगा। यानी इसमें दोनों तरह की फाइन, आपकी मॉनेटरी फाइन एंड फिजिकल जो रिस्ट्रिक्शन फाइन यानी इम्प्रिजनमेंट, दोनों तरह का उनको पनिशमेंट मिलता है। इफ एनी पर्सन, organization offer or gives receive any orphan, abandoned, surrendered child for the purpose of adoption without following the procedure as provided in this act, for what punishment such person or organization shall be liable। तो सच जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एक्ट में प्रोविज़न दिया गया है उसको बिना फॉलो किए हुए रिसीव करता है किसी ऑर्फन को, अबेंडन को या सरेंडर्ड चाइल्ड को, तो उसको कितना रहेगा इम्प्रिजनमेंट, तो मैक्सिमम रहेगा 3 साल का, और फाइन रहेगा 1 लाख का, या दोनों रह सकता है। ये सेक्शन 80 में दिया गया है। अब देखिए यहाँ एक नोट भी दिया गया है, वेयर द aforesaid offense is committed by the recognized adoption agency। देखिए यहाँ अनरिकॉग्नाइज की बात हो रही है। In addition to above
punishment awarded to person in charge of the responsible for the conduct day-to-day affair of adoption agency, the registration of such agency and recognition shall be withdrawn for the minimum of period of 1 year. अब ये पर्सन इन चार्ज को ये सज़ा मिलेगी, पहली बात अगर कोई रिकग्नाइज्ड है, और उसका रिकग्निशन अगर उसने ये इस एक्ट के प्रोविज़न को एडॉप्शन या एबंडन चिल्ड्रन को एडॉप्ट करने के लिए नहीं फॉलो किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन विथड्रॉन हो जाएगा। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, और रिकग्निशन भी उसकी ले ली जाएगी। When any person sells or buy any child for purpose, then what punishment he shall be liable? अब अगर खरीदना और बेचना बच्चों की हो रही है खरीद फरोख्त तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड फाइन ऑफ 1 lakh rupees, सेक्शन 81। When any person having actual charge of child, including employees of a hospital, nursing home, maternity home, sells or buy a child for any purpose, then what punishment he shall be liable? देखिए यहाँ नॉर्मल पर्सन के बारे में बात हो रही है और यहाँ जो उस पर्सन के बारे में बात हो रही है जो एम्प्लॉयज़ हैं हॉस्पिटल के, नर्सिंग होम के या मैटरनिटी होम के, यानी उनके पास एक अनड्यू इन्फ्लुएंस है उस बच्चे के गार्जियन के ऊपर हो सकता है या एक अथॉरिटी है उस बच्चे के ऊपर, तो उनके लिए पनिशमेंट बड़ी होगी और वो होगी अप टू 7 years और शैल नॉट बी लेस देन 3 years ऑफ फाइन ऑफ 1 lakh rupees। ये सेक्शन 81 के प्रोविजो में दिया गया है। नाउ इफ एनी नॉन स्टेट सेल्फ स्टाइल मिलिटेंट ग्रुप outfit declares such as by the central government recruit a or uses any child for purpose, then what punishment that person or organization shall be liable? Or if any adult group uses children for illegal activity either individually or as a gang, then what is the punishment of the person or group shall be liable? तो इसमें होगा रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years और फाइन 5 lakh rupees। मतलब अगर कोई ऐसी आउटफुट फ्रिंज एलिमेंट टाइप की जैसे नेक्सलाइट टेररिस्ट ग्रुप है और वो बच्चों का यूज कर रहे हैं अपने पर्पज के लिए, किसी भी पर्पज के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, उनको भर्ती कर रहे हैं, तो उनको साथ में कोई ऐसा एडल्ट ग्रुप जैसे गैंग है, आपके शहर के गैंग होंगे कुछ माफिया गैंग टाइप के या गुंडा गैंग टाइप के, और वो बच्चों का यूज कर रहे हैं लीगल एक्टिविटीज़ को, तो चाहे अकेले हो चाहे गैंग के रूप में, तो उनको इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years रिगरस होगा और फाइन भी साथ में लगेगा 5 साल तक, 5 लाख रुपए तक। नाउ क्वेश्चन 67 पे हम आ गए। Whoever commits any offense referred to section 9 of this act or any child who is disabled as to certified by the medical practitioner, then what is the quantum of punishment provided for such offense that person be liable? मतलब अगर ये सारे जो हो रहे हैं वो किसी डिसेबल बच्चे के साथ किए जा रहे हैं तब उस पर्सन को शैल बी लाइबल फॉर ट्वाइस द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द सच ऑफेंस। मतलब डिसेबल जो बच्चा अपाहिज है उसके साथ ये सारे अगर क्राइम हो रहे हैं जो आपने ऊपर पढ़े, तो उन केस में उन पर्सन रिस्पॉन्सिबल पर्सन की कॉन्विक्ट की जो पनिशमेंट होगी वो दुगनी हो जाएगी। ये सेक्शन 85 में दिया गया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 68। Where any offence under this act is punishable with imprisonment for the term more than 7 years, then what class such offence shall be? तो कैसे रहेगा? कोई भी जो 10 साल से ऊपर है वो कॉग्निजेबल रहेगा, मतलब 7 years से बड़ा है तो नॉर्मल जो आईपीसी में है वही इसमें भी है, कॉग्निजेबल रहेगा, नॉन बिलेबल रहेगा और ट्राइबल बाय चिल्ड्रन कोर्ट रहेगा। यानी ये चिल्ड्रन कोर्ट में जाएगा, जो चिल्ड्रन कोर्ट आपकी इस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, यानी लेक्चर 1 में सेक्शन 86 सब क्लॉज 1 ये कहता है वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म ऑफ 3 years above but not more than 7 years, then the which class of such offense shall be? तो ये कॉग्निजेबल रहेगा, नॉन बिलेबल रहेगा और ट्राइबल रहेगा मजिस्ट्रेट ऑफ
फर्स्ट क्लास के। ये सेक्शन 86 का 2 देता है, जो 3 से 7 साल के हैं जिनके लिए सजा का प्रोविजन है इम्प्रिजनमेंट का। नाउ वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट लेस देन 3 years एंड और विद फाइन ओनली, देन व्हाट क्लास ऑफ सच ऑफेंस शैल बी। तो ये भी रहेगा क्या, नॉन कॉग्निजेबल रहेगा, बेलेबल रहेगा और किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल रहेगा। ये सेक्शन 86 का सब क्लॉज 3 दिया हुआ है, यानी प्रथम द्वितीय किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ये ट्रायबल रहेगा। Whoever abet any offence under this act, if that act abated is committed in consequence of the abatement, then how much punishment shall be imposed for that offence? तो same punishment as provided for that offence. Means अगर कोई अबेट करता है, उकसाता है ऐसे ऑफेंस करने के लिए, तो माना जाएगा उस व्यक्ति ने ही वो ऑफेंस किया, यानी ये आईपीसी के ही जो अबेटमेंट आप पढ़ते हैं आईपीसी में वैसा ही है, तो उसको सेम पनिशमेंट दिया जाता है। ये है सेक्शन 87 में। When an act or omission constitute an offence punishable under this act and also under any other law for the time being in force, then for what punishment the offender found guilty of such offence shall be liable. मतलब कि कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए कोई ऐसा एक्ट होता है, देखिए इसके कई आप देख रहे होंगे जो कई ऑफेंस है वो आईपीसी से क्लैश हो रहे हैं, हो सकता है पॉक्सो से भी क्लैश हो रहे हो। तो इसका कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए आईपीसी में किसी क्राइम ऑफेंस के लिए ये पनिशमेंट दी गई और इसमें दूसरी पनिशमेंट दी गई है, तो कौन सी पनिशमेंट फाइनली लायबल होगा वो पर्सन पनिशमेंट उसके ऊपर इम्पोज होने के लिए, तो जो ग्रेटर एक्सटेंट का रहेगा वही रहेगा। यानी वेयर एन एक्ट और ओमिशन कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस पनिशबल अंडर दिस एक्ट एंड ऑल्सो अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, देन द ऑफेंडर फाउंड गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर सच लॉ विच प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट विच इज ग्रेटर इन डिग्री। ये आपका सेक्शन 88 कह रहा है, यानी ये कह रहा है कि जो ग्रेटर डिग्री का पनिशमेंट होगा वो अप्लाई होगा, वो इस एक्ट के अंदर भी उसका भले ऑफेंस हो और दूसरे एक्ट के अंदर ऑफेंस हो, तो जो दूसरे एक्ट में अगर उसके लिए ग्रेटर डिग्री का पनिशमेंट है तो वो अप्लाई होगा। इफ एनी एक्ट जुवेनाइल हु कमिट्स एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 9 ऑफ दिस एक्ट, देन बाय व्हाट नेम ही शैल बी कंसीडर्ड। तो एनी चाइल्ड जुवेनाइल हु कमिट्स एनी ऑफेंस अंडर द चैप्टर 9 ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंसीडर्ड एज ए चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। मतलब अगर ये जो चाइल्ड के अगेंस्ट क्राइम आपको बताए गए अभी जस्ट ऊपर चैप्टर 9 के, अगर मान लीजिए उसको कोई चाइल्ड ही करता है तो उसको कहा जाएगा चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ये सेक्शन 89 में दिया गया है। अंडर सेक्शन 90 ऑफ दिस एक्ट whose presence may be required by the Child Welfare Committee or Juvenile Justice Board before which a child is brought for any proceeding in respect of that child. Child Welfare Committee or Juvenile Justice Board before which a child is brought may whatever think fit require any parents and guardian having such actual charge of child to be present any proceeding in respect of that child. मतलब उसके जगह वो रिक्वायर रहता है कि उस किसकी प्रेजेंस भी जरूरी है, उसके पेरेंट्स या गार्जियन की। When the attendance of a child is required before the JJB or CWC, how the travelling expenses shall be reimbursed? जब JJB और CWC को किसी एक चाइल्ड की प्रेजेंस रिक्वायर रहती है तो एक्सपेंस जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है वो किसको दिया, कौन देता है? तो सच चाइल्ड शैल बी इंटाइटल्ड टू ट्रैवल रिइंबर्समेंट फॉर सेल्फ एंड वन एस्कॉर्ट, मतलब जो उसके साथ आएंगे गार्जियन या उसके पेरेंट्स, ए कंपनीज पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, मतलब उसको रिइंबर्स हो जाएगा। ये सेक्शन 91 के सब क्लॉज 2 में दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट विच टाइप ऑफ एक्शन हैज बीन प्रोटेक्टेड? तो अंडर दिस एक्ट एक्शन टेकन इन गुड फेथ हैज बीन प्रोटेक्टेड, मतलब जो गुड फेथ में लिया जाता है
वो सारे एक्शन, देखिए यहाँ मेंस रिया बहुत ही जरूरी है, गिल्टी माइंड, अगर गिल्टी माइंड नहीं है, गुड फेथ है, तो सारे एक्शन प्रोटेक्ट हो सकते हैं, अब भले ही वो क्राइम भी हो। बिफोर होम एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी ऑर्डर मेड बाय द चाइल्ड CWC और JJB अंडर दिस एक्ट में प्रेफर द अपील एक्सेप्ट फॉर डिसीजन ऑफ कमेटी रिलेटेड टू फोस्टर केयर स्पॉन्सरशिप आफ्टर केयर, तो कहाँ जाएगा? चिल्ड्रन, मतलब अपीलेट अथॉरिटी JJB और CWC की कौन है? चिल्ड्रन को। सिर्फ किसके लिए, किसके डिसीजन नहीं जा सकते हैं? जो कमेटी रिलेटेड है फोस्टर केयर से और फोस्टर केयर स्पॉन्सरशिप आफ्टर केयर से। मैंने आपको बताया आफ्टर केयर और फोस्टर केयर लास्ट लेक्चर में। सेक्शन 101 का सब क्लॉज 1 ये कहता है। देखिए इसमें काफ़ी ऐसे टर्म्स हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, लेकिन उस पर जब मैं डिटेल लेक्चर बनाऊंगा तो आपको आएंगे, और जुवेनाइल में पूरी तरह से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको इसके एक एक प्रोविजन के डिटेल एनालिसिस आपके सामने ले आऊं। विद इन हाउ मैनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर मेड बाय चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, एनी पर्सन एग्रीड बाय सच ऑर्डर में प्रेफर एनी अपील बिफोर द चिल्ड्रन कोर्ट। तो कितने दिन के अंदर करनी रहती है? 30 डेज के अंदर। मतलब CWC और JJB के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील चिल्ड्रन कोर्ट में 30 डेज के अंदर करनी रहती है। सेक्शन 101 का सब क्लॉज 1 बताता है। अब यहाँ नोट भी दिया है, द अपेलेट कोर्ट में इंटरटेन अपील इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड ऑफ 30 डेज if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time of such appeal shall be decided within a period of 30 days. Now question 79. Before whom an appeal shall lie or may be admitted against an order of Juvenile Justice Board passed after making of preliminary assessment into the heinous offence under section 15 of this act. मतलब कि अगर हीनियस क्राइम JJB ने किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये कह दिया कि ये हीनियस ऑफेंस के लिए, हीनियस ऑफेंस में ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, आप मेरे लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं पार्ट 1 में इसके, और उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के खिलाफ आपको अगर अपील करनी है, जो कि वो सेक्शन 15 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है, तो आप जाते हैं सेशन कोर्ट में। ऐसा दिया है सेक्शन 101 के सब क्लॉज 2 में। अगेंस्ट विच टाइप ऑफ ऑर्डर नो अपील शैल लाई, तो नो अपील किस में नहीं होता है, तो यहाँ 2 दिया गया है। पहला क्या है? नो अपील किस में नहीं होता। पहला, एनी ऑर्डर ऑफ एक्विटल मेड बाय JJB इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड alleged to have committed offense other than the heinous offense, a child who has completed or is above age of 16 year। मतलब अगर किसी ने अपील नहीं लाइव होगा, अगर JJB ने छोड़ दिया, एक्विटल कर दिया किसी एक बच्चे को जिसके ऊपर ये एलिज था कि उसने ऑफेंस किया था जो कि हीनियस ऑफेंस नहीं था, भले ही who has completed or is above age of 16 year रहे, ठीक, उसके खिलाफ, एक्विटल के खिलाफ उसकी अपील नहीं हो सकती। और किसके नहीं हो सकती? An order made by CWC in respect of finding a person is not a child in need of care and protection। मतलब अगर CWC ने ये डिसाइड कर लिया कि कोई पर्सन है वो चाइल्ड इन नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए सुटेबल नहीं है, तो उसके खिलाफ भी अपील नहीं हो सकती है। सेक्शन 101 के सब क्लॉज 3 में दिया गया है। वेयर अ सेकेंड अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑफ सेशन कोर्ट पास्ट अपील अंडर सेक्शन 101 ऑफ दिस एक्ट, नो सेकेंड अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन पास्ड इन अपील अंडर 101 ऑफ दिस एक्ट। ये सेक्शन 101 का सब क्लॉज 4 कहता है। अब आपने देख ही लिया सेशन कोर्ट में हम कब जाते हैं। सेशन कोर्ट में हम तब जाते हैं जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए होता है, तो उसके खिलाफ भी कोई क्या सेकेंड अपील हो सकती है? नहीं, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन चिल्ड्रन कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ
के अगेंस्ट सेकेंड अपील हो सकती है, यानी कि उसके ऑर्डर के अगेंस्ट एक अपील हो सकती है, वो हाई कोर्ट के में हो सकती है। सेक्शन 101 के सब क्लॉज 5 में दिया हुआ है। अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था और उसके आगे फिर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ CWC और द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चिल्ड्रन कोर्ट और सिविल कोर्ट विच हैज jurisdiction in matter of adoption guardianship may include the district court, family court, city civil court where the revision shall be filed. Means CWC, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चिल्ड्रन कोर्ट या सिविल कोर्ट आपको मालूम ही है एडॉप्शन वाली, उसके लिए रिवीजन, ये सिविल कोर्ट के बारे में भी मैंने ब्रीफ में बताया है आपको लास्ट लेक्चर में, चिल्ड्रन कोर्ट के बारे में भी बताया। देखिए इस लेक्चर को समझने के लिए आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। तो इन सब के ऑर्डर के लिए रिवीजन कहाँ दिया जाता है? रिवीजन आप लोग समझते होंगे, रिवीजन अपील में अंतर होता है। रिवीजन, रेफरेंस, रिव्यू, अपील, ये सब हायर कोर्ट या उसी में किया जाता है, उसी कोर्ट में किया जाता है जजमेंट के अगेंस्ट या ऑर्डर के अगेंस्ट। इसके बारे में मैं कभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो रिवीजन कहाँ किया जाता है? अभी हम लोग 1 लाइनर में हैं तो थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं। रिवीजन किया जाता है हाई कोर्ट में, ये सेक्शन 102 बताता है। Now, under this act, which procedure shall be followed while holding any inquiry CWC or JJB has been laid down the criminal procedure 1973। तो अगर कोई भी इंक्वायरी की जा रही है तो उसको हम देखते हैं ट्रायल फॉर समन केसेस। ये भी मैंने आप लोगों को बताया है लास्ट लेक्चर में। ये है सेक्शन 103 का सब क्लॉज 1। फॉर हियरिंग द अपील एंड रिवीजन अंडर दिस एक्ट, मैंने आप लोगों को बताया था रिवीजन, रेफरेंस वो सिविल के केसेस के लिए होता है, या रिव्यू, या ये इसका जो रहता है उसमें कौन सा प्रोसीजर लिया जाता है अंडर दिस एक्ट। तो उसमें जो प्रोसीजर किया गया है वो द फॉर हियरिंग द अपील एंड रिवीजन अंडर दिस एक्ट प्रोसीजर लेट डाउन द CRPC शैल बी फॉलोड। CRPC का उसमें प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ये सेक्शन 103 के सब क्लॉज 2 में दिया। Now, in which section JJ Act power the CWC and JJB to amend their own order have been provided, मतलब अमेंड कर सकता है अपने खुद का ऑर्डर। ये सेक्शन 104 में दिया गया है। Who has been empowered to make rules by notification in the official gazettes carrying out the purpose of this act। तो आप जानते हैं सिक्योरिटी दोनों में आती है, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो इसमें स्टेट लिस्ट गवर्नमेंट भी इंटरफियर कर सकती है, वो नोटिफिकेशन बना सकती है, रूल बना सकती है, अपने गजेट्स में पब्लिश कर सकते हैं कुछ इसमें स्पेशल चेंजेस करने के लिए अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। विच एक्ट हैज़ बीन रिपील्ड बाय JJ एक्ट 2015। तो आप लोगों ने कई बार ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि सेक्शन 111 कहता है 111 कि इसने रिपील कर दिया है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 को। किसने रिपील किया है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में। तो यहाँ आपका ये पार्ट 2 और पूरा का पूरा ये लेक्चर पे जितने भी इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चंस है इसके सेक्शंस पे मैंने यहाँ आप लोगों को पढ़ा दिया। और मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे सब्जेक्ट्स के भी जो ज़्यादा जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा जुडिशियल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आप लोगों के सामने लाऊं। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे एंड बाय।